में बीएड की छात्राओं को मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत इसके पहले हम बताए थे कि शिक्षा के कितने क्षेत्र हैं, अन्य क्षेत्रों के बारे में बताए गए थे। और आज हम उसके आगे बताएंगे मुस्लिम शिक्षा की संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो उसमें मुस्लिम शिक्षा की संस्थाओं में सबसे पहली संस्था थी मकतब था। ये मकतब जो था ये मुस्लिम कालीन शिक्षा का केंद्र था। वहाँ पे बच्चे शिक्षा ग्रहण करने पढ़ने लिखने जाया करते थे। अब बहुत से मकतब जो थे, और ये मकतब जो था ये प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था। और मकतब जो हो मस्जिदों से भी जुड़ा हुआ था, मस्जिदों से बहुत से मकतब जुड़ा हुआ था। और वहाँ पे मौलवी लोग जो होते थे व्यक्तिगत रूप से मकतबों में अपने घरों में भी शिक्षा देते थे बच्चों को। और कुछ तो ऐसे थे मौलवी लोग जो कि सुविधाजनक स्थानों पर भी मकतब चलाते थे। मकतबों में मुसलमान बालकों के साथ साथ हिंदू बालक भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे। मकतबों की संख्या इतनी कम थी उस समय कि प्राथमिक शिक्षा जो प्राप्त करना सब लोग नहीं कर पाते थे, उसकी आवश्यकता को नहीं पूरा कर पाते थे प्राथमिक शिक्षा। इसके विषय में इसमें जो मकतब में एक शिक्षक वाली संस्थाएं होती हैं, एक शिक्षक इसमें शिक्षा बच्चों को देते थे। और इसका समय था ये शिक्षा का कि ये मध्याह्न तक और फिर अपराह्न से शाम तक चलता था शिक्षा। प्रातः से मध्याह्न तक और अपराह्न तक ये शिक्षा व्यवस्था चलती थी। इस मकतब में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। और शिक्षकों के भरण पोषण की व्यवस्था जो होती थी वो राज्य के धनी व्यक्तियों द्वारा वहन किया जाता था। राज्य को मकतबों में उस समय के राजा को मकतबों से कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहता। और जिन स्थानों पर मदरसे नहीं थे वहाँ के कुछ मकतबों में उच्च शिक्षा का प्रबंध भी किया जाता था। तो ये मुस्लिम कालीन शिक्षा की प्राथमिक शिक्षा का केंद्र जो था मकतब था। उसके बाद दूसरा है कि खानकाहें में किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। ये भी खानकाहें जो था ये भी प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था। इसमें केवल मुसलमान बालकों को ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। इनमें केवल और इसका जो व्यय था, इनका व्यय दान में प्राप्त होने वाले धन से चलता था। खानकाहें का जो खर्च था, जो दान में प्राप्त होता था, उसी से इसका चलता था। उसके बाद है दरगाहें था। अगला शिक्षा का जो संस्थाएं थी वह दरगाहें थी। दरगाहें जो भी थी ये भी खानकाहें की तरह ही चलती थी। ये भी प्राथमिक शिक्षा का दरगाहें भी प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था। खानकाहों इनमें भी केवल मुसलमान बालक ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे दरगाहें में। उसके बाद कुरान स्कूल था। कुरान स्कूल में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी कि कुरान स्कूल में केवल कुरान की ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके विषय में कहा गया है कि कुरान स्कूल किसी मस्जिद से जुड़े हुए होते थे। इनमें छात्रों को पहले अरबी लिपि का ज्ञान कराया जाता था और फिर इनको कुरान की आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। फिर कुरान की आयतें कंठस्थ कराने के बाद फिर बालकों को लिखना, पढ़ना और हिसाब करना, गणित की शिक्षा प्रदान की जाती थी कुरान स्कूल विद्यालय में। फिर उसके बाद अगला था इनका फारसी के स्कूल में किस प्रकार मुस्लिम काल में किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। मुस्लिम शासन काल में जो था फारसी जो था इनकी राजभाषा थी फारसी। और अगर जब कोई व्यक्ति राजपद को प्राप्त करना चाहता था, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, तो उसको फारसी का ज्ञान होना अनिवार्य था। तो इसकी पूर्ति के लिए ये फारसी स्कूलों की स्थापना की गई थी इसमें छात्रों को सादी और हाफिज के
काव्यों एवं मुस्लिम संस्कृतियों की शिक्षा दी जाती थी फारसी के स्कूलों में। और इस फारसी के स्कूलों की जो शिक्षा का स्तर था वो काफ़ी ऊंचा था। बच्चे फारसी के स्कूलों में जाके फिर शिक्षा ग्रहण करते थे। इसके बाद अगला शिक्षा का इनका है संस्थाएं जो थी शिक्षा की, उसका नाम था फारसी व कुरान के स्कूल। फारसी और कुरान के स्कूल में किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिसका नाम से ही है कि यह स्कूल कुरान फारसी और कुरान से मिश्रित जुड़ी हुई थी, दोनों एक दूसरे से। इन स्कूलों में फारसी और कुरान दोनों विषयों की शिक्षा दी जाती थी। ये दोनों में फारसी कुरान दोनों विषयों की बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके बाद अरबी के स्कूल थे कि अरबी के स्कूल में उस समय किस प्रकार की अरबी के स्कूल का मुख्य उद्देश्य था कि अरबी भाषा और साहित्य के विद्वानों का निर्माण करना था। इस स्कूल का मुख्य उद्देश्य इनमें शिक्षा का स्तर अत्यंत उच्च कोटि का था, इसीलिए इसमें अरबी भाषा की शिक्षा प्रदान की जाती थी अरबी के स्कूल में। उसके बाद है मदरसे। मदरसे जो था उस समय अरबी भाषा को ही मदरसा वह स्थान है जहाँ शिक्षण के लिए भाषण या व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता था मदरसे में। और मदरसे में उच्च शिक्षा के केंद्र थे और सामान्यतः किसी मस्जिद से ये जुड़े हुए होते थे मदरसा जो है। और ये जो मदरसों की स्थापना राज्य और धनी विद्या प्रेमियों द्वारा किया गया था। मदरसों में विभिन्न शिक्षकों द्वारा विभिन्न विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी और इसका शिक्षा का माध्यम था फारसी भाषा था। फारसी भाषा में बहुत से शिक्षक मिल करके मदरसे की शिक्षा देते थे। तो ये हो गया आप लोगों का मदरसा। मदरसों के साथ जो था छात्रावास भी जुड़े हुए थे, जिसमें बच्चों को दैनिक भोजन और अच्छी व्यवस्थाएं थी। उस समय मदरसे में बच्चों को छात्रवृत्तियां, योग्य बच्चों तेज बच्चों छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती थी। शिक्षकों के लिए मदरसों में निवास स्थान भोजन का प्रबंध था, जिससे कि छात्र और शिक्षक दोनों निरंतर एक दूसरे के संपर्क में रहते थे, जुड़े हुए थे दोनों। चालू करो। हाँ इसके बाद हम बताएंगे मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं के बाद कि मुस्लिम शिक्षा की विशेषता क्या थी, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। विशेषता के अंतर्गत उसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी, जिसमें पहला था कि व्यवहारिक शिक्षा, कि उसमें व्यवहारिक शिक्षा मुस्लिम शिक्षा में केवल शिक्षा के लिए ही नहीं प्रयत्न किया जा रहा था, अपितु व्यवहारिक जीवन के लिए भी उसको शिक्षा प्रदान की जा रही थी। उसमें कहा गया था कि परलोक और क्योंकि मुस्लिम लोग थे, ये लोग परलोक और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। विश्वास नहीं करने के कारण इनका उद्देश्य नहीं था कि मुसलमान शिक्षा को आध्यात्मिक विकास और मोक्ष प्राप्ति का साधन भी नहीं समझते थे, कि इससे शिक्षा प्राप्त करके हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैसे कि वैदिक काल में था कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद, इसीलिए शिक्षा का उद्देश्य था कि उनको मोक्ष प्राप्ति के साधन के लिए शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन मुस्लिम काल में ऐसा नहीं था, शिक्षा को मोक्ष प्राप्त का साधन नहीं मानते थे। उनका विश्वास था कि जीवन जो है वो इसी संसार में है, इसीलिए शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को इस जीवन को जीने के लिए तैयार करते थे कि किसी संसार में जीवन है, इसीलिए शिक्षा को जीवन जीने के लिए तैयार करते थे। अपने इसी विचार से प्रेरित हो करके मुस्लिम शिक्षा में उन्होंने शिक्षा को व्यवहारिक रूप प्रदान किया था, क्योंकि उस समय जो औरंगजेब थे उन्होंने अपने व्यक्तिगत शिक्षक मुल्ला शाह सलीम की सार्वजनिक रूप से इसलिए निंदा की थी कि उन्होंने उनको व्यवहारिक शिक्षा नहीं दी थी, और इसीलिए उन्होंने अपना कहे कि शिक्षा के अंतर्गत व्यवहारिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है।
उसके कुछ विषय बताए गए थे कि किस किस विषयों को व्यवहारिक जीवन के लिए शिक्षा प्रदान की जाए, जिसमें कि भूगोल था, इतिहास था, राजतंत्र, सैन्य संचालन, समीपवर्ती राज्यों की भाषाओं की शिक्षा, इन सबों को अधिक महत्व दिया गया था। इसमें जो सामान्य पाठ्यक्रम थे पहले के, उसमें भी परिवर्तन के लिए आदेश दिए गए व्यवहारिक शिक्षा में। उसके बाद था कि निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था क्या मुस्लिम शिक्षा में। इसकी विशेषता था कि निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था मुस्लिम शिक्षा में जो थी मकतबों और मदरसों में प्रदान की जाती थी। उनमें शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था, अतः वह शिक्षा प्रणाली भी निःशुल्क थी। इसमें संस्थाओं के व्यय का संपूर्ण भार जो है धनी व्यक्तियों के ऊपर होता था, अर्थात धनी व्यक्ति जो थे इसका संपूर्ण भार संस्थाओं का भार अपने ऊपर लेते थे। निःशुल्क और बच्चों को निःशुल्क निवास स्थान, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क वस्त्र, इन सबको सुविधाएं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त थी। और इसका जो पूरा खर्च था ये वहाँ के दैनिक छात्रों का और शिक्षकों का भी पूरा खर्च वहाँ के धनी व्यक्ति के द्वारा वहन किया जाता था। इसके बाद इनका अगला शिक्षा था जो कि उस समय जो शिक्षक की कक्षा नायकी पद्धति, मुस्लिम काल में शिक्षा नायकी पद्धति थी। कक्षा नायकी पद्धति उस समय मुगल काल की कैसी थी। कक्षा नायकी पद्धति में जो मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं में यह पद्धति बहुत प्रचलित थी। नायकी पद्धति मतलब जो मॉनिटर होते हैं क्लास में तेज बच्चे, इन्हीं लोगों को बनाया जाता है। तो उच्च कक्षाओं के जो योग्य बच्चे होते थे उन्हीं को नायक बनाया जाता था। वह निम्न कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाते थे। शिक्षक के अध्यापन कार्य में जो नायकी पद्धति जो थी कि वो बच्चे जो थे शिक्षक के अध्यापन कार्य में सहायता देते थे। अब मुसलमानों ने इस पद्धति को अपनी सुविधा के लिए प्राचीन भारतीय शिक्षा से ग्रहण किया था। कक्षा नायकी पद्धति जो थी, कक्षा नायकी पद्धति की बात था कि अगला हेडिंग है कि शिक्षक की स्थिति, उस समय के शिक्षकों की स्थिति कैसी थी। इसके विषय में क्या कहा गया है कि मुस्लिम युग में शिक्षा जो थी के प्रति लौकिक दृष्टिकोण के कारण शिक्षक की स्थिति में परिवर्तन हो गया था। लौकिक दृष्टिकोण के कारण शिक्षकों की स्थिति में परिवर्तन हो गया था। उसकी स्थिति उतनी उच्च नहीं थी जितनी कि प्राचीन भारत में थी। इसीलिए उसमें कहा गया है कि जो सम्राट औरंगजेब ने अपने शिक्षक मुल्ला शाह सलीम की भेंट करने की प्रार्थना को 3 महीने तक ठुकरा दिया था। 3 महीने तक ठुकरा दिया। अंत में भेंट करने पर उसे क्या किए थे, अज्ञातवास में डालने की आज्ञा दे दी थी अपने शिक्षक के, जिससे कि यही होता है कि शिक्षकों के प्रति इन लोगों की स्थिति बहुत निम्न स्तर की थी। इसके विषय में शिक्षक के स्थिति के विषय में जाफर ने कहा है कि शिक्षकों को समाज में उच्च स्थान था और यद्यपि उनका वेतन अल्प था तथापि उनको सार्वजनिक सम्मान और विश्वास प्राप्त था कि शिक्षकों की स्थिति उस समय की ऐसी थी कुछ। और उसके बाद था कि इनका गुरु शिष्य संबंध कैसे थे, गुरु शिष्य संबंध उस समय के। तो औरंगजेब ने अपने दरबार में अपने गुरु मुल्ला शाह सलीम का अनादर किया था। तो इसका अभिप्राय ये नहीं कि गुरु भक्त के प्रति प्राचीन काल में लोभ था और अपने पिता को उन्होंने बंदी बनाने वाले भाइयों की हत्या करने राज सिंहासन पर अपना अवैध अधिकार स्थापित किए थे जो हैं औरंगजेब।
फिर इसीलिए तो एक अपवाद है। अपवाद के बाद गुरु जो शिष्यों का व्यवहार था समाज में सम्मान का होता था। और गुरु शिष्य का संबंध जो एक सम्मानपूर्ण था। छात्र उनके प्रति विनम्र एवं भक्तिपूर्वक पूर्ण थे। वे गुरु की सेवा करना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना अपना कर्तव्य पुनीत कर्तव्य समझते थे। उनका विश्वास था कि गुरु की कृपा से ही उनको अच्छा सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो गुरु शिष्य संबंध था जो औरंगजेब वाला गुरु शिष्य संबंध था, वे एक अपवाद के रूप में था। उसके बाद था कि शिक्षकों की भी छात्रों के प्रति कैसा व्यवहार करते थे। तो उस समय शिक्षक भी जो थे छात्रों के प्रति स्नेह और पुत्रवत व्यवहार करते थे। जिन मदरसों से छात्रावास जुड़े हुए थे उनमें शिक्षक और छात्र दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। शिक्षक उनका पथ प्रदर्शन करते थे और उनके ज्ञान के प्रकाश को आलोकित करते थे। प्रशंसा एवं निंदा दोनों ही आदतों का उनके प्रयोग करके अच्छे चरित्र का छात्रों के अच्छे चरित्र का निर्माण करते थे। इसके विषय में लिखे हैं डॉक्टर F.E.K. ने कि शिक्षक और छात्र का संबंध वैसा ही था जैसा कि ब्राह्मणी शिक्षा में था। उसके बाद अगला हेडिंग आप लोगों का है कि शिक्षा की अनिवार्यता। शिक्षा अनिवार्य क्यों था? मुस्लिम काल में शिक्षा को क्या क्या पढ़ने के लिए अनिवार्य किया गया था? उनका था कि मुसलमानों द्वारा शिक्षा व्यक्ति के जीवन में उसका मुख्य उद्देश्य था कि पहला था कि उनका कुरान शरीफ में ज्ञान प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बताया गया था कि कुरान शरीफ का ज्ञान प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बताया गया था। और दूसरी में था कि मोहम्मद साहब के कथन में विश्वास किया गया था कि जो छात्र ज्ञान की खोज करता है उसे ईश्वर स्वर्ग में उच्च स्थान प्रदान करते हैं। और इस्लाम धर्म में कहा गया था कि जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है वह धार्मिक कार्य करता है और जो ज्ञान की बात करता है वह ईश्वर की प्रशंसा करता है और जो ज्ञान की खोज करता है वह ईश्वर की उपासना करता है। ये शिक्षा की अनिवार्यता में ये कहा गया था कि शिक्षा ज़रूरी है, इसीलिए इन लोगों को ज्ञान प्राप्त की शिक्षा दी गई थी उसके अंतर्गत। इसके बाद अगला हेडिंग आप लोगों का है कि धार्मिक और लौकिक शिक्षा का समन्वय। कि मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था की विशेषता में धार्मिक और लौकिक शिक्षा एक दूसरे से मिली जुली थी। क्या समन्वय था धार्मिक लौकिक शिक्षा? उसमें धार्मिक और लौकिक शिक्षा का एक दूसरे से संबंध था। मकतबों में बालकों को कुरान की आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। साथ ही उनको अंकगणित बातचीत करने का तरीका, ढंग, पत्र लिखना, कला आदि की जीवनोपयोगी विषयों का अध्ययन भी कराया जाता था। धर्म के साथ साथ सामाजिक शिक्षा भी उनको दी जाती थी। मदरसों में छात्रों को नियमित रूप से कुरान का अध्ययन करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त उनको और भी विषय पढ़ाए जाते थे जो कि था भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र आदि विषयों की उनको शिक्षा प्रदान की जाती थी। और उस समय शिक्षा के दोनों स्तरों पर धार्मिक और लौकिक विषयों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। ये था मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषता। इसके आगे अब हम आगे का कल पढ़ाएंगे।